दूसरे सत्र में सभी हमारे आमंत्रित सम्मानित वक्ताओं का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा वार्षिक विमर्श, क्योंकि सुंदर पांडे जी आज पहली बार आए हैं, ये हमारा कार्यक्रम 30 अप्रैल से लगातार चल रहा है और तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इससे पहले भी 15 तारीख को हुआ था। हर 15 दिन पे ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं लगातार, और ये विधानसभा चुनाव 2027 तक ऐसे ही लगातार अलग अलग मुद्दों पे होता रहेगा, क्योंकि चुनाव होते हैं अलग अलग तमाम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, और जिनका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब के चुनाव होकर निकल जाते हैं और सरकारें बन जाती हैं और सरकारें चलती रहती हैं। तो इस बार ये हम लोगों ने तय किया कि विधानसभा चुनाव जो हों तो उस पर जनता के मुद्दों पे हों, और क्या कौन से मुद्दे होना चाहिए, जनता से हम लोग संवाद करें, लोगों को बुलाएं, बातचीत करें और जनता की क्या समस्याएं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, उनके मुद्दों की पड़ताल हम लोग करें। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और आज 7वां चरण है। 7वां चरण भी लगभग पूरा होने वाला है। तमाम इससे पहले वक्ता बोल चुके हैं। हम कार्यक्रम को पुनः शुरुआत करते हैं। हमारे बीच प्रतीक पांडे जी मौजूद हैं, क्योंकि अभी आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। आज़ाद संग्राम पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप मंच पे आ जाइए। विक्रांत मोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच आए हैं। कोमल छाया सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं। सचिव कोमल छाया सेवा समिति के आप सचिव हैं। अब हम संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए स्मिता पांडे जी, जो कि डिवाइन दीक्षा फाउंडेशन की CEO हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप शिक्षा का जो आपका विषय है प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा, उस पर अपने विचार व्यक्त करिए। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसा मंच हमें दिया कि हम कुछ कह सके। एक्चुअली मैं शिक्षा के विषय में बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा विषय थोड़ा आप लोगों से हटके है, क्योंकि शिक्षा के ही श्रेणी में ही एक और ऐसी शिक्षा है जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ये मानसिक दिव्यांगता की तरफ जो बच्चे जाते हैं, ये उनकी शिक्षा के विषय में बात है। स्पेशली मेरा डिवाइन दीक्षा का जो भी कार्य है वो इन बच्चों के लिए विशेष स्तर पे कार्य करता है। जैसे कि जो भी हमारे बच्चे आजकल देखे जाते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा कि मेंटली रिटार्डेशन, उसके लिए नूर मंजिल बना हुआ है। लेकिन रिटार्डेशन ही सिर्फ नहीं होता है, रिटार्डेशन के कई फंक्शनिंग होते हैं, जिसमें कि मेन मुख्य रूप से 4 चीज़ें आती हैं। मेंटल न्यूरो डाइवर्सिटी, ये कोई एक इलनेस नहीं होती है, ये एक ट्रेनेबल बीमारी होती है, जिसमें बच्चे को शैक्षिक शिक्षा दे के उसको योग्य बना के समाज में समावेशी तरीके से जीवन का एक रास्ता और उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन इस विषय पे ना तो किसी गवर्नमेंट का ध्यान है, ना किसी संगठन का ध्यान है, ना आने वाले कोई भी जो भी समाज के लिए कार्य करते हैं उनको भी शायद किसी लोगों को पता है, पूरी तरीके से इस बात का किसी को भी नॉलेज नहीं। तो उसके संदर्भ में मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी कि हमारे समाज में हम लोग कई बीमारियों को लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं फिजिकल दिव्यांगता, जिसमें बच्चे हैंडीकैप होते हैं, किसी का हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, या किसी कारणवश वो हैंडीकैप होते हैं, बट उनके लिए सरकार तमाम तरीके की योजनाएं लेके चलती हैं। उनका पेंशन है, उनका डोनेशन है, उनकी आरक्षित सीट है। इवन साइन लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं, जो अंधे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको भी आरक्षित सीटें हैं। उनको खेल से लेके शिक्षा, नौकरी तक का सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जो हमारे न्यूरो डाइवर्जन के बच्चे हैं, इन पे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, जिसको सरासरी इन लोगों ने इग्नोर कर रखा है, जिसमें कि ऑटिज्म,
एक्सपेक्ट्रम, इसको स्वालीनता बोलते हैं, और एक बोलते हैं डाउन सिंड्रोम प्लस ऑटिज्म होना, न्यूरो डाइवर्जन होना। तो इसमें बच्चे क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो 2-3 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे किसी वजह से बीमार हैं, लेकिन जब तक बच्चों का पता चलता है तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसमें अर्ली इंटरवेंशन का भी एक प्रारूप चलता है, जिसमें रिसर्च क्या, जब इम्यूनाइजेशन होता है, जब टीकाकरण होता है, उसी टाइम बच्चे को ये पहचान कराया जा सकता है कि बच्चे में स्पेशल कुछ नीड है कि नहीं है। अगर बच्चे में स्पेशल नीड है तो उसे तुरंत वहाँ से लेके उसका ट्रीटमेंट, उसका थेरेपी, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सकता है। अब आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा में जैसे कि अपने DPS है, अपने नर्सरी स्कूल हैं, या जितनी भी अपने प्राइवेट स्कूलें हैं, उसमें जैसे फिजिकल दिव्यांग बच्चों की आरक्षित सीटें होती हैं, उसी तरीके से मानसिक दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों के लिए भी आरक्षित सीटें होती हैं, जिसमें नवोदय ले सकते हैं, DPS ले सकते हैं, सिटी मॉन्टेसरी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत चालाकियाँ दिखाई जाती हैं, बहुत होशियारी दिखाई जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कि वो जब भी बच्चों का चुनाव करते हैं या उन बच्चों को लेते भी हैं तो डाउन सिंड्रोम का लेते हैं, जिसे हम मंगोल बोलते हैं। वो बच्चे चेहरे से दिव्यांग दिखते हैं, रिटार्डेशन में आते हैं, बट वो उनका मेंटल स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो और बच्चों की तरह नहीं होते हैं जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा थोड़े रिस्की जोन के होते हैं और बहुत सीवियर होते हैं। इन बच्चों को, इनके माता पिता को प्रॉपर काउंसलिंग, एक समाज का सपोर्ट, एक स्कूल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक तो देखा है पंडित दीनदयाल के माध्यम से दिल्ली में कुछ सुविधाएं इन बच्चों को दी गई है, जिसमें कार्ड के थ्रू इन बच्चों का UDID जो कार्ड बनता है, यूनिक ID उसे बोलते हैं, उसके बिहाफ पे थोड़ा बहुत इनको ट्रीटमेंट या थेरेपी मिल जाता है। बट अपने उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थाओं के थ्रू इतने सारे इंस्टीट्यूशन डाले गए हैं जहाँ पे पूरी तरीके से मैं ये कहूँगी कि मैं हूँ तो मैं थोड़ी कैपेबल हूँ, मेरा भी बच्चा इसी बीमारी से ग्रसित है, वो भी ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज से है, लेकिन मैं थोड़ी कैपेबल हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़ा भावनात्मक, और मैंने ये महसूस किया है कि मैं थोड़ा सर्वाइवल हूँ क्योंकि मेरे पास आमदनी है। लेकिन जो मिडिल क्लास का है, जिसके पास कोई आमदनी नहीं है, वो बच्चों को लेके दिन रात संघर्ष करते हैं। जैसा जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे परिवार की कमाई पे बहुत क्षति पहुंचती है, क्योंकि इन बच्चों को एक नर्सिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें से माँ हो या पिता हो, उनको पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए उनका साथ देते हैं। और एजुकेशन के लिए जब वो निकलते हैं तो थेरेपी के नाम से पर आवर मिनिमम 5 से लेकर 700 इनकी थेरेपी चार्जेस पर डे होती है। एक नॉर्मल इंसान जो 3000 रुपए नहीं कमा सकता है, इस बच्चों को अगर आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर में हम ये भी नहीं कर सकते कि बच्चे अपनी एडवोकेसी कर सकेंगे, अपने जीवन का निर्णय ले सकेंगे या अपने आप को सुरक्षित कर सके, लेकिन इनका जो आइडियल होता है डेली लिविंग एक्टिविटीज, जिसमें ये डेली की क्रियाकलाप कर सके, उसके लिए इनको ट्रेंड करने के लिए 500 से 700 रुपया पर डे पेड करना होता है प्राइवेट संस्थाओं को। गरीब के लोग खेत बेचते हैं, पायल रखते हैं, एक माओ को मैंने देखा हाथ पैर जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। तो ये बहुत आहत देता है, बहुत रोने का दिल करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ देख रही हूँ, लेकिन मैं भी यही एजुकेशन, और ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं कर सकते। अगर ये बच्चे नहीं कर सकते थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं कर सकते थे, वो भी एक स्पेशल चाइल्ड थे। अभिषेक बच्चन भी एक स्पेशल चाइल्ड थे, ADHD से ग्रसित थे। इन सब की थेरेपी हुई, लेकिन ये लोग कैपेबल लोग थे, कैपेबल माता पिता के बच्चे थे। तो मेरा जो भी है कार्यक्रम या जो भी मैं कार्य कर रही हूँ समाज सोसाइटी के लिए, या मैं बीजेपी में दौड़ती हूँ या मैं संगठन के साथ रहती हूँ, तो मेरे जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है और एक बहुत दुखदायी एक प्रश्न मेरे दिल में आता है, और मैं सबसे पूछती भी हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा है, चाहे बच्चा मानसिक दिव्यांग है या नहीं है, हर माँ बाप की चिंता होती है कि अगर मैं जाऊंगा, जब तक मेरा बच्चा पैर पर नहीं खड़ा होता है तो वो कैसे जिएगा। इतनी घातक दुनिया में, इतनी चालाकी वाली दुनिया में, जहाँ पे इतने आहत हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है, तो हमारे मासूम से बच्चे
और स्पेशली जो स्पेशल बच्चे हैं ये कैसे जिए? क्या इनको रोड पे छोड़ दिया जाएगा या रिश्तेदारों के थ्रू इनको ट्रेन में बैठा के किसी स्टेट में छोड़ दिया जाएगा? इन बच्चों की आगे की सुरक्षा क्या है, उसके लिए मूल रूप से मैं कार्य कर रही हूँ कि मेरे ना रहने के बाद या हमारे जैसे माता पिता के ना रहने के बाद हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके, उसके लिए बहुत छोटी सी पहल, छोटा सा कार्य मैं कर रही हूँ और आगे भी मैं करती ही रहूंगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए।